क्षितिज को ड्रैगन मारते देखकर बाकी लोगों में भी जोश आ गया। इसी जोश और उन्माद के प्रभाव में वे सभी पूरी ताकत के साथ बेहद जोरदार हमले करते हुए उन ड्रैगन्स को रोकने में लगे हुए थे। आखिरकार उन सभी को ये बात भली भांति समझ में आ चुकी थी कि अगर कोई अकेले ड्रैगन से लड़ने उतरेगा तो उन ड्रैगन्स को मार पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे बल्कि बेहद खतरनाक और अनुभवी प्राणी थे। उनके हाथों से बच निकलना भी किसी के लिए आसान काम नहीं था। लेकिन काफी देर तक चली भीषण लड़ाई के बाद बाकी राजकुमारों ने आखिरकार एक एक ड्रैगन को मार गिराया था। उस एक सफलता की वजह से सभी योद्धाओं के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास भर गया था। अब बाकी राजकुमार और राजकुमारियां भी आगे बढ़ने का साहस जुटाने लगे थे। दरअसल अभी तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आगे जाकर सीधा हमला करे, लेकिन अब जब उनके ही साथियों ने उन भयानक योद्धाओं को मार गिराया था तो उनके भीतर भी एक प्रबल इच्छा जाग उठी थी। उसी इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर पीछे से 10वें साम्राज्य की ओर से उनके सम्राट अपनी अपनी सेनाओं के साथ और प्रधान वीरेंद्र भी मोर्चा संभालते हुए हमला कर रहे थे। उनके आक्रमण के कारण वहां मौजूद ड्रैगन्स को ऐसा महसूस होने लगा था मानो उन्हें चारों दिशाओं से घेर लिया गया हो। शायद इसी वजह से वे बुरी तरह बौखला गए थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी घबराहट में वे पागलों की तरह जो भी सामने आ रहा था उसी पर टूट पड़ रहे थे। उनके इस उग्र व्यवहार के चलते कुछ ही देर में सभी योद्धा इधर उधर बिखर गए थे और एक बार फिर से उन ड्रैगन्स का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देने लगा था। अब वे अत्यधिक घमंड और अहंकार के साथ आगे बढ़ने लगे थे। उनके इस कदम के साथ ही वहां पर भयंकर हंगामा मच गया था, क्योंकि बहुत से योद्धा पीछे हट चुके थे। इस वजह से उनका सबसे बड़ा और मुख्य निशाना एक बार फिर क्षितिज ही बन गया था। उसके साथ ही भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि वे किस तरह क्षितिज की मदद करें, क्योंकि क्षितिज लड़ते लड़ते काफी आगे निकल चुका था और उसके चारों ओर भी ढेर सारे शत्रु ड्रैगन योद्धा आकर खड़े हो गए थे। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सामने ड्रैगन्स की संख्या कम नहीं थी, इसी कारण क्षितिज तक पहुंच पाना बेहद कठिन और कष्टदायक हो गया था। लेकिन जैसे तैसे कुछ योद्धा क्षितिज तक पहुंच ही चुके थे। उनमें राजकुमारी अन्वी, राजकुमार अभिनव, राजकुमार विश्वंभर, राजकुमारी रिया और सिया शामिल थे। अब उन्हें किसी और से कोई लेना देना नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य केवल क्षितिज की मदद करना था, क्योंकि वे भी भली भांति जानते थे कि क्षितिज क्या क्या कर सकता है। हालांकि उनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि वे स्वयं को राजाधिराज भानु प्रताप की नजरों में योग्य और श्रेष्ठ सिद्ध कर सके, क्योंकि राजाधिराज बहुत ध्यानपूर्वक इस पूरी लड़ाई को देख रहे थे। जब तक वे क्षितिज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रहते तब तक वे अच्छे लोगों की सूची में शामिल नहीं हो सकते थे। इसी कारण हर किसी के मन में यही तमन्ना थी कि उनका नाम उस विशेष सूची में आए। उधर क्षितिज अपनी ढाल हाथ में थामे हुए आगे बढ़कर लगातार युद्ध कर रहा था। उस पर जो भी ड्रैगन हमला करता वो स्वयं ही उड़ता हुआ पीछे जा गिरता था। इससे क्षितिज के भीतर और भी अधिक जोश भरता जा रहा था। इसी उत्साह में वो ये देखना ही भूल गया था कि उसके पीछे कोई है भी या नहीं। लेकिन काफी देर तक पीछे से कोई आवाज न सुनाई देने पर वो अचानक पलटकर देखने लगा और ये देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीछे से जिन ड्रैगन्स ने उसे चारों ओर से घेर रखा था वे सभी एक साथ उसी पर टूट पड़े थे। इस स्थिति में क्षितिज के पास कोई और विकल्प शेष नहीं बचा था। उसने अपनी दोनों ड्रैगन्स को बाहर बुला लिया, क्योंकि अब तक वो केवल अपने अग्नि ड्रैगन पर ही सवार था। जैसे ही उसने दोनों को बाहर बुलाया, वहां मौजूद शत्रु ड्रैगन्स जो अब तक घमंड के साथ उसे देख रहे थे, राधिका और संविदा को देखते ही स्तब्ध रह गए। राधिका और संविदा की अपार शक्ति को देखकर उनके होश उड़ गए थे। उनके लीडर ने आश्चर्य से भरी आंखों से देखते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी संभव है। धरती पर रहने वाले किसी योद्धा के पास इतना खतरनाक ड्रैगन्स कैसे हो सकते हैं? अगर यही हाल रहा तो हम लोग ड्रैगन प्लैनेट से नीचे उतरकर भी इस ड्रैगन स्लेयर तलवार को जीत नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ ही पलों में उन सभी ड्रैगन्स ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए क्षितिज और उसके ड्रैगन्स पर एक साथ हमला कर दिया। लेकिन दूसरी ओर उसका आत्मा खंजर और सोम तथा बिजली की दोनों तलवारें मिलकर भीषण तबाही मचा रही थी। वे तीनों अस्त्र जहां जहां जा रहे थे वहां वहां ड्रैगन्स की लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। उन्हें किसी और बात से कोई मतलब नहीं था। वे बस इतना जानती थी कि सामने आने वाले हर योद्धा को मारना है, चाहे वो ड्रैगन हो या इंसान। इसी कारण उन तीनों ने मिलकर लगभग 10,000 ड्रैगन्स को मार गिराया था। इतनी बड़ी संख्या में ड्रैगन्स को मरते हुए देखकर उनके लीडर ने क्षितिज को समाप्त करने का आदेश दे दिया था, क्योंकि जब तक वे क्षितिज को खत्म नहीं करेंगे तब तक उसके अस्त्रों को रोक पाना असंभव था। इसी वजह से वे सभी सीधे क्षितिज की ओर बढ़ने लगे थे। लेकिन अब वहां 2 ड्रैगन्स की मौजूदगी के कारण वे पूरी तरह असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं,
क्योंकि वे दोनों ड्रैगन्स मिलकर पूरे युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोलाहल मचा रही थी। उनके मैदान में उतरते ही जो भी ड्रैगन सामने आ रहा था उसे वे निर्दयता से मार गिरा रही थी। आखिरकार उन दोनों से अधिक शक्तिशाली वहां कोई और ड्रैगन था ही नहीं। उनके हर एक हमले के साथ ड्रैगन्स मारे जा रहे थे। उन्होंने लगभग 1 या 1.5 मिनट के भीतर ही वहां चारों ओर ड्रैगन्स की लाशें बिछा दी थी। जैसे ही उन सभी राजकुमारों और राजकुमारियों की नजर उन दोनों ड्रैगन्स पर पड़ी तो वे हैरानी के मारे अपना मुंह बंद करना तक भूल गए थे। वैसे तो राजाधिराज भानु प्रताप जी को क्षितिज की हर बात पहले से ही पसंद आती थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी ड्रैगन्स को देखा तो उनके मन में अनायास ही ईर्ष्या की एक हल्की सी लहर उठी थी। कारण ये था कि उनके स्वयं के ड्रैगन्स में से केवल एक ही ऐसा था जो तीसरे लेवल तक पहुंच पाया था, जबकि दूसरी ओर क्षितिज के पास 2-2 ड्रैगन्स थी और वे दोनों ही उसी लेवल तक पहुंच चुकी थी जहां तक उनका अपना ड्रैगन पहुंचा था। राजाधिराज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्षितिज ने इतनी कम अवधि में इतनी कठिन साधना और मेहनत कैसे कर ली। उनकी ये ईर्ष्या महारानी अनुराधा जी की पहली नजरों से छिप नहीं पाई थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ राजाधिराज से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजकुमार क्षितिज से जलन के कारण भीतर ही भीतर जल रहे हैं? महारानी के इस प्रश्न पर राजाधिराज जी ने तुरंत अपना सिर नकारात्मक रूप से हिलाते हुए उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं, मैं अपने मानस पुत्र क्षितिज से भला कैसे जल सकता हूँ? वो तो मेरे अपने पुत्र जैसा ही है। अगर मैं उससे नाराज हो गया तो फिर ये सब कैसे चलेगा? उसके भीतर मुझे अपना ही बचपन दिखाई देता है। फर्क बस इतना है कि उसे जीवन में बहुत अधिक कष्ट सहने पड़े, जबकि मुझे अपेक्षाकृत सहज जीवन जीने का अवसर मिला। राजाधिराज की ये बात सुनते ही महारानी अनुराधा जी ने संतोष के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। उन्हें भली भांति पता था कि राजाधिराज भानु प्रताप जी के मन में राजकुमार क्षितिज के लिए कितना गहरा स्नेह और अपनापन है। इसी कारण वे उससे कभी ईर्ष्या नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उसे सचमुच अपने पुत्र के समान ही मानते थे। दूसरी ओर क्षितिज के दोनों ड्रैगन्स ने युद्ध भूमि में जो भीषण मारकाट शुरू की थी उसके कारण वहां भयंकर कोलाहल मच गया था। आखिर ऐसा होता भी क्यों ना, उन दोनों ड्रैगन्स के आसपास कोई भी शत्रु ड्रैगन फटकने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसी कारण वे दोनों अवसर देखकर चुन चुनकर दुश्मन ड्रैगन्स को मौत के घाट उतार रही थी। उनकी इस निर्दय और तीव्र गति की मारकाट से शत्रु ड्रैगन्स के भीतर भय का ऐसा वातावरण बन गया था कि वे पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले अपनी जान बचाई जाए या उस लड़के को पकड़ने की कोशिश की जाए जिसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर तलवार थी। इसी उधेड़बुन और भ्रम की स्थिति में उनके आधे से अधिक योद्धा पहले ही मारे जा चुके थे। इसका सीधा असर ये हुआ कि अब उनकी हालत हर पल बीतने के साथ बदतर होती जा रही थी। आखिर क्यों ना होती, जितने कम उनके योद्धा बच रहे थे उतने ही अधिक घातक हमलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। इसी तरह लड़ाई का यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब क्षितिज ने अपनी आग्नेय आयुध तकनीक का प्रयोग करते हुए एक ही झटके में 10 से 15 ड्रैगन योद्धाओं को मार गिराया, तब शत्रु ड्रैगन्स को यह साफ साफ समझ में आ गया कि अब वहां से निकल भागने का समय आ चुका है। उसी क्षण उन्होंने भागना शुरू कर दिया। उनके इस पलायन के साथ ही पूरे क्षेत्र में और भी अधिक अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि जैसे जैसे वे भाग रहे थे उन्हें देखकर सभी लोग हैरानी में पड़ते जा रहे थे। बहुत से ड्रैगन्स सीधे केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर या तो महासाम्राज्य की सीमाओं के बाहर भाग रहे थे या फिर कुछ सीधे मध्य क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य देखते ही राजाधिराज भानु प्रताप जी क्रोध में खड़े हो गए और ऊंची आवाज में गरजते हुए बोले, सभी योद्धाओं और रक्षकों को तुरंत सतर्क कर दिया जाए। इनमें से एक भी ड्रैगन मध्य क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी बचकर निकल गया तो मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे महासाम्राज्य में घुसकर मेरी आंखों के सामने मेरे योद्धाओं पर हमला करे? ऐसे प्राणियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे ये धरती के हो या किसी और लोक के। इन्हें धरती में गाड़ने की ही सजा मिलेगी। सभी योद्धाओं को आदेश दिया जाता है, इनके टुकड़े टुकड़े कर दो, और अगर इनका कोई भी साथी जीवित मिले तो उसे पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। जब स्वयं राजाधिराज ने ऐसा आदेश दिया हो तो फिर ड्रैगन्स के जीवित बचने की कोई संभावना नहीं रह गई थी। अब युद्ध भूमि में चारों ओर असंख्य योद्धा दिखाई देने लगे थे। स्थिति ये हो चुकी थी कि जितने ड्रैगन्स वहां मौजूद नहीं थे उससे कहीं अधिक योद्धा आकाश में मंडरा रहे थे। तभी अचानक शत्रु ड्रैगन्स का लीडर स्वयं आकर क्षितिज के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसे इस तरह अपने सामने खड़ा देखकर क्षितिज भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या किया जाए, लेकिन उस ड्रैगन लीडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा क्षितिज के मस्तक पर घातक वार करने का निश्चय कर लिया था। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि क्षितिज को स्वयं भी ये आभास नहीं हो पाया कि उसके सिर पर घातक हमला होने वाला है। राजाधिराज ने दूर से ये दृश्य देखते ही जोर से चिल्लाते हुए क्षितिज की ओर दौड़ना शुरू कर दिया।
राजाधिराज को इस तरह अपनी ओर आते देख क्षितिज और भी अधिक चौंक गया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी आंखों के सामने जो नहीं दिख रहा वही सबसे भयानक होने वाला था, क्योंकि यदि वो हमला लग जाता तो क्षितिज दोबारा कभी इस दुनिया को देखने के लिए जीवित नहीं बचता। राजाधिराज जी ये भली भांति जानते थे कि चाहे वे कितनी भी तेजी से दौड़े, फिर भी समय रहते क्षितिज तक पहुंच पाना संभव नहीं है। फिर भी उनकी आंखों में क्षितिज के लिए गहरी चिंता साफ झलक रही थी। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद अन्य साम्राज्यों के बुजुर्ग और सम्राट आश्चर्य में पड़ गए थे। उसी क्षण उन्होंने मन ही मन ये मान लिया था कि यदि क्षितिज इस संकट से बच गया तो भविष्य में भूलकर भी उससे दुश्मनी नहीं ली जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति राजाधिराज का इतना प्रिय हो उससे टकराना ही अपने आप में विनाश को न्योता देना था। वहीं 10 दलों के प्रमुख भी इस दृश्य को हैरानी से देख रहे थे। एक राजाधिराज का किसी सामान्य से दिखने वाले राजकुमार की रक्षा के लिए इतना चिंतित होना सभी को गहरे आश्चर्य में डाल रहा था। इसी वजह से उनके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे थे। वे सभी अपने अपने दल में राजकुमार क्षितिज को शामिल करना चाहते थे, लेकिन यदि राजाधिराज स्वयं क्षितिज को इतनी अहमियत दे रहे थे तो उनके लिए जोर जबरदस्ती करने का कोई अवसर नहीं बचता था। अब वे नियमों के अनुसार उसी दिन क्षितिज को अपने दल में शामिल करने की योजना बनाने लगे थे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वे क्षितिज की जान बचा पाएंगे या नहीं, क्योंकि आगे की सारी संभावनाएं इसी बात पर निर्भर थी। यदि क्षितिज नहीं बच पाया तो परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते थे। हालांकि चाहे जो भी हो, एक बात तय थी कि अगर उस समय क्षितिज को कुछ हो जाता तो संभव है कि राजाधिराज उन ड्रैगन्स के पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देते और शायद उन साम्राज्यों या दलों को भी पूरी तरह बर्बाद कर देते जिन्होंने किसी भी रूप में उनकी सहायता की होती। अब प्रश्न यही था कि राजकुमार क्षितिज को राजाधिराज भानु प्रताप जी समय रहते बचा पाएंगे। जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगर क्षितिज उस समय नहीं बच पाता तो हालात वाकई बेहद बुरे हो सकते थे। लेकिन जो भी हो, जैसी भी स्थिति होती, एक बात तो पूरी तरह साफ थी कि अगर क्षितिज उस पल नहीं बच पाता तो शायद राजाधिराज उन ड्रैगन्स के पूरे खानदान को खत्म कर देते। इतना ही नहीं, बल्कि जो भी दल या साम्राज्य उन ड्रैगन्स की मदद कर रहे होते उन्हें भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता। जैसे जैसे वो जानलेवा हमला क्षितिज के और करीब आता जा रहा था, वैसे वैसे उसे ये साफ महसूस होने लगा था कि वो पूरी तरह एक ही जगह पर फंस चुका है। उसके पास वहां से हिलने डुलने तक की कोई भी जगह नहीं बची थी। जैसे उसे यह एहसास हुआ वैसे ही वो घबराने लगा था। लेकिन उसकी हालत देखकर सामने खड़ा ड्रैगन लीडर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा है बेटा, फिर चाहे तुम जो मर्जी कर लो, अब तुम बचने वाले नहीं हो। उसकी ये बातें सुनकर क्षितिज के मन में डर और भी ज्यादा गहराने लगा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। सामने वाला इतना ताकतवर कैसे बन गया कि वो हिल तक नहीं पा रहा था। वो यही सोच रहा था कि उस लीडर ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। इस वजह से उसके दिमाग में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। काफी देर तक सोचने के बाद अचानक उसे याद आया कि राजाधिराज भानु प्रताप जी उसकी मदद करने के लिए सामने से दौड़ते हुए क्यों आ रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में वो तलवार उसके सिर पर आकर लगने वाली थी। अब ये भी पता नहीं था कि वो अगले पल जिंदा रहेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वो तलवार उसके सिर पर गिरने ही वाली थी, तभी अचानक बिजली की रफ्तार से एक जबरदस्त शक्ति आई और उसने उस ड्रैगन के लीडर को बहुत दूर जाकर उड़ा दिया। वहां मौजूद हर कोई उस शक्ति को देखकर हैरान रह गया था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी रफ्तार से कोई वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन जब कुछ ही देर बाद आसमान में फैली शक्तियां धीरे धीरे हट गई तो सभी ने देखा कि वहां कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि सुगंधा जी थी। तभी राजाधिराज भानु प्रताप जी के मुंह से अचानक निकल पड़ा, अखंड साम्राज्य के राजकुमार की प्रियसी राजकुमारी सुगंधा, आज यहाँ आने का क्या कारण है? लेकिन उसी पल उनके दिमाग में एक और विचार कौंध गया, अरे ये और क्षितिज एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्योंकि ये राजकुमारी तो इतने सालों से कहाँ चली गई थी, किसी को कुछ भी पता नहीं था। राजकुमार मंदार की इस दुनिया से गायब होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उनसे जुड़ा हुआ हो। वहीं उनकी बातें सुनते ही राजकुमारी सुगंधा जी मुस्कुराई और शांति से बोली, क्या हुआ राजाधिराज भानु प्रताप जी, आप इतने हैरान क्यों हो गए? उनकी ये बातें सुनते ही भानु प्रताप जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगे थे। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि राजकुमारी सुगंधा सबसे शक्तिशाली आत्माओं से एक थी। अगर गलती से भी कोई गलत शब्द निकल गया तो वो उसी जगह उनकी मौत तय कर सकती थी। वो एकमात्र ऐसी आत्मा थी जो आत्मा प्लैनेट तक जाकर वापस आई थी, वो भी बहुत ही कम आत्मा लेवल में। ये इतिहास में पहली बार हुआ था। आज तक कोई भी आत्मा योद्धा
आत्मा प्लैनेट के भीतर से वापस लौटकर नहीं आया था। इसी वजह से ये सभी के लिए एक अनसुलझी पहेली थी कि वो वहां तक गई कैसे थी। उधर ड्रैगन लीडर जो सुगंधा जी के हमले से उड़कर पीछे गिर गया था, वो सीधे बिना रुके आसमान में ऊपर उड़ता चला गया और धरती की सीमा से बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही उसके बाकी साथी भी आसमान की ओर उड़ने ही वाले थे कि तभी वहां अचानक जबरदस्त हंगामा मच गया, क्योंकि सुगंधा जी ने अपना हाथ फैलाया और जोर से दबा दिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भी ड्रैगन वहां से उड़ने वाले थे वे उसी पल मारे गए। वे सभी किसी पत्थर की तरह सीधे नीचे जमीन की ओर गिरने लगे थे। उनकी ये हालत देखकर वहां बैठे सभी दलों के प्रमुख हैरानी के साथ खड़े हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक आत्मा के पास इतनी अपार शक्तियां कैसे हो सकती हैं। वे सभी स्तब्ध और हैरान दिखाई दे रहे थे। इसी घटना के दौरान राजाधिराज भानु प्रताप जी भी आगे बढ़कर वहां आकर खड़े हो गए थे। उनकी हालत भी बिगड़ चुकी थी। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने घट रहा है। उनके चेहरे से पसीना छलकने लगा था। वही उनकी ये हालत देखकर सुगंधा जी मुस्कुराते हुए बोली, राजाधिराज भानु प्रताप जी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा। वैसे आपने राजकुमार क्षितिज की जान बचाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से आप एक अच्छे इंसान हैं, और अगर आप मेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे तो मैं भी आपके साथ अच्छे से ही पेश आऊंगी। इतना कहकर वो वहां से अचानक गायब हो गई थी। उनके जाते ही भानु प्रताप जी ने गहरी सांस ली, मानो उनकी रुकी हुई जान वापस आ गई हो। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ था जो राजाधिराज भानु प्रताप जी को इस तरह डरा सके। लेकिन आज का दृश्य देखकर हर किसी ने यह मान लिया था कि सामने वाली आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ऐसी आत्मा जिसके सामने आकर खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जो योद्धा वहां लड़ रहे थे उन्हें तो अब तक ये साफ अंदाजा हो चुका था कि उस आत्मा के पास अपार शक्तियां मौजूद थी। जो राजकुमार और राजकुमारियां क्षितिज की मदद करने, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आए थे, वे सभी हैरान होकर वहीं खड़े रह गए थे। अभी तक उनके होश पूरी तरह ठिकाने पर नहीं आए थे। आखिर आते भी कैसे? उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि वहां आखिर चल क्या रहा था। इसी कारण उन्होंने सिरनामे हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो आत्मा भी यहाँ से चली गई है। जब तक वो यहाँ नहीं है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। इतना कहकर वे सभी नीचे उतर गए थे। इससे उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला था। इसके बाद ये तय कर लिया गया था कि केंद्रीय क्षेत्र में अब कौन से 7 साम्राज्य रहने वाले हैं। राजाधिराज भानु प्रताप जी खड़े हुए और बोलना शुरू किया, जैसा कि आप सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि ये सभी ड्रैगन्स बाहरी प्लैनेट से आए थे। इसी वजह से अब हमें पहले से कहीं ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा। हमें खास तौर पर अपने केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त पाबंदियां लगानी होंगी। इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र की रक्षा करने वाले योद्धाओं की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो शायद किसी में भी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ आकर हम पर आक्रमण कर सके। फिलहाल आज के दिन आप सभी को आराम करने का समय दिया जाता है। कल हम 7 साम्राज्यों की एक बैठक करेंगे और वहीं पर इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इतना कहकर राजाधिराज वहां से चले गए थे। लेकिन मैदान में मौजूद बहुत से योद्धाओं की नजरें अब भी सिर्फ और सिर्फ क्षितिज पर ही टिकी हुई थी। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी कुछ संभव हो सकता है। राजकुमार क्षितिज के जीवन में ऐसे कितने रहस्य छुपे हुए थे जिनके बारे में पूरी दुनिया अनजान थी। अब तक केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका 60 वर्षों में सिर्फ एक ही साम्राज्य को मिला था, और वो कोई और नहीं बल्कि मनोरथ साम्राज्य था। वो भी केवल और केवल राजकुमार क्षितिज की वजह से संभव हो पाया था। सकारात्मक पक्ष के बुजुर्ग चिरंजीव जी अब भी हैरानी भरी नजरों से लगातार राजकुमार क्षितिज की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें इस तरह घूरते हुए देखकर बुजुर्ग चारू जी ने उनसे कहा, आप मुखिया क्षितिज जी को इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं कि आपने अब तक सब कुछ देख नहीं लिया? उनकी ये बात सुनते ही चिरंजीव जी ने धीरे से अपना सिर नामे हिलाया और गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस इस बात की हैरानी हो रही है कि मुखिया राजकुमार क्षितिज के जीवन में कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य जरूर छिपा हुआ है जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगर ये रहस्य सबको मालूम होता तो शायद अब तक उनके सारे दुश्मन यहाँ पहुंच चुके होते, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। इसका मतलब यही है कि किसी को ये तक पता नहीं है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब भी जिंदा है। पुराने मुखिया और क्षितिज, मुझे पूरा यकीन है ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करके दिखाने वाले हैं। या तो वे दोबारा अखंड परम साम्राज्य की स्थापना करेंगे या फिर सारे साम्राज्यों को तहस नहस करके रख देंगे। अब सब कुछ उनके ही हाथ में है। उनकी इस यात्रा में हम लोग कितनी और कैसी मदद कर पाएंगे यही अब देखना बाकी है। लेकिन जब भी उन्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हम लोग बिना देर किए
उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। उनकी ये बात सुनते ही बुजुर्ग चारू जी ने सहमति में अपना सिर हाँ में हिला दिया था, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि उनके पति के मन में क्या चल रहा है। अब उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब भी समय आएगा वे अपनी तरफ से पूरी मदद जरूर करेंगी। इसी के साथ वे सभी वहां से निकल गए थे। जैसे ही वे लोग अपने अपने कमरों में पहुंचे, वैसे ही क्षितिज के कमरे में अभय सिंह जी आ पहुंचे थे। उन्हें देखते ही क्षितिज के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश अभय सिंह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए क्षितिज को अपने गले से गले लगा लिया था। जब उन्होंने ऐसा किया तो क्षितिज को भीतर से बहुत सुकून महसूस हुआ था। इतने दिनों से उसे अपने पिता का कोई पता नहीं चल पाया था, और इस दौरान किसी ने भी उसे इस तरह अपनापन दिखाते हुए गले नहीं लगाया था। शायद इसी वजह से उसकी आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगे थे। उसे इस तरह रोते हुए देखकर अभय सिंह भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने क्षितिज को जितना रोना था उतना रोने दिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि क्षितिज के मन में बहुत सी भावनाएं दबी हुई थी जिन्हें बाहर निकालने की जरूरत थी। वे उसे रोकना नहीं चाहते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बस हल्का होना चाहता है, और शायद वही क्षण उस समय क्षितिज के साथ हो रहा था। कुछ देर बाद क्षितिज ने अपनी आंखें पोंछी और उनसे अलग होकर हल्की सी नाराजगी के साथ सिर झुकाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आपके सामने रोने लग गया। वैसे भी मैं एक मर्द हूँ, और मुझे बचपन से ही ये सिखाया गया है कि मर्द कभी रोते नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर मुझसे रोना निकल गया। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर अभय सिंह जी ने तुरंत सिर नामे हिलाया और उसे शांत करते हुए बोले, नहीं क्षितिज, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ अगर तुम मर्द हो? तुम्हारे भी मन में भावनाएं हैं, तुम्हारे भी कुछ अरमान हैं, तुम्हें भी दर्द महसूस होता है और तुम्हें भी रोना आता है। हाँ, ये बात अलग है कि तुम किसी के सामने नहीं रोते, लेकिन मन ही मन तो जरूर रोते होगे। लेकिन आज तुमने जो प्रदर्शन किया है उससे तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ चुकी होगी, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अगर तुम इसी तरह केंद्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे तो यहाँ पर उनकी एक भी चाल सफल नहीं होने वाली है। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने बस चुपचाप सिर हाँ में हिला दिया था। उसने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी जानता था कि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से साबित की जाती हैं। इसी के साथ उसने कुछ बोले बिना बस सिर झुका दिया था। अभय सिंह के वहां से जाने के बाद क्षितिज ने अपना मुड़ा हुआ स्पेस निकाला और उसके भीतर चला गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने पैर मोड़कर साधना शुरू कर दी थी। कुछ ही देर बाद उसके शरीर के चारों ओर शक्तियों के बादल उमड़ने लगे थे। उन्हें महसूस करते ही उसने उन शक्तियों को अपने भीतर समाहित करना शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद ही क्षितिज को संदेश मिला कि उसका लेवल बढ़कर अर्ध तारांगण लेवल के 5वें स्तर तक पहुंच चुका है। ये संदेश मिलते ही वो खुशी से उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि बाकी 2 दलों के प्रमुख वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर क्षितिज ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर नमस्ते किया और बैठने का आग्रह किया। उसके कहने पर वे सभी बैठ भी गए। आखिर क्यों ना बैठते? वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसकी ताकत के बल पर उसका साम्राज्य केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सबसे पहले विकिरण दल के प्रमुख अचेन जी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मैं सीधी बात करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे विकिरण दल में शामिल हों। क्या आप इसके लिए इच्छुक हैं? उनकी बात पूरी होते ही दिव्यकिरण दल के प्रमुख ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि बाकी सभी शक्तिशाली दलों ने भी आपको अपने अपने दल में आने का प्रस्ताव दिया होगा, इसलिए आप आराम से सोच समझकर फैसला लीजिए और हमारे दल के बारे में भी जरूर विचार कीजिए। उनकी बातें सुनकर क्षितिज ने हल्की सी निराशा के साथ सिर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं दलों में प्रवेश के आखिरी दिन ही आप सभी को अपना फैसला बताऊंगा। तब तक मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अब आगे क्या होगा? क्या क्षितिज के इस जवाब से वे लोग नाराज हो जाएंगे या फिर कोई नया मोड़ सामने आने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज के जवाब को सुनकर उन लोगों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया था, मानो उन्हें उसके इस जवाब के पहले से ही पूरी उम्मीद थी। वो लोग चुपचाप वहां से चले गए थे। उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें किसी मध्य क्षेत्र के राजकुमार के पास जाकर उसे अपने दल में शामिल होने के लिए विनती करनी पड़ेगी। इसके बाद क्षितिज आराम से सो गया था। अगले दिन सभी 7 सम्राट अपने अपने राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ राजाधिराज जी के भव्य दरबार में एकत्र हो चुके थे। वैसे भी वहां पर पहले से ही 7 साम्राज्यों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित करके रखे गए थे। जब क्षितिज वहां पहुंचा था तो उसने देखा कि नीचे दरबार में सम्राटों और उनके मंत्रिमंडल के लिए एक भव्य सिंहासन लगाए गए थे। वहीं ऊपर राजकुमारों और राजकुमारियों के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी।
इस तरह की विशाल और व्यवस्थित व्यवस्था देखकर क्षितिज पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई दरबार नहीं देखा था जहां इतनी बड़ी और सुसज्जित व्यवस्था की गई हो। हालांकि उस व्यवस्था को देखकर वो काफी खुश भी हुआ था। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा है। फिर जब उसे ये पता चला कि उसे ऊपर जाना है तो वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां मौजूद लोगों के पास जा पहुंचा था। वहां पहुंचते ही क्षितिज और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे एक भी जगह खाली दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर खाली होती भी कैसे, जब हर साम्राज्य की ओर से 3-3 राजकुमार और राजकुमारियां आई हुई थी, जबकि व्यवस्था सिर्फ 2-2 के बैठने की थी। एक ही जगह पर 2-2 योद्धाओं को बैठे देखकर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ बैठ सकता है। वो कुछ देर तक शांति से चारों ओर देखता रहा। तभी आर्यन प्रियंका के साथ वहां आ पहुंचा। दोनों ने आते ही अपने सिर पर हाथ मार लिया था। आर्यन ने सिर पकड़ते हुए कहा, अब तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि इस भैंसों के तबेले में हम 2 सांड आखिर कहाँ बैठेंगे। उसकी ये बात सुनते ही रिया और सिया जोर जोर से हंस पड़ी थी, क्योंकि वे उसके मजाक का मतलब अच्छे से समझ गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन इस तरह की मस्ती भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही प्रियंका ने उसके कान पकड़ लिए, वो तुरंत होश में आ गया और सिर हिलाते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम छोटी भैंस भी यही खड़ी हो। उसकी इस बात पर प्रियंका भी हंस पड़ी थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन ऐसा मजाक कर सकता है। लेकिन वहां खड़े क्षितिज को देखकर कोई भी उसे बैठने की जगह नहीं दे रहा था। वैसे भी वहां सच में जगह नहीं थी, इसलिए क्षितिज किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। क्षितिज को यूं खड़ा देखकर आर्यन को काफी बुरा लग रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। काफी देर सोचने के बाद वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी रिया और सिया को भी क्षितिज को खड़ा देखकर बुरा लगने लगा था। लेकिन वे भी ये तय नहीं कर पा रही थी कि किस तरह उसकी मदद करे। तभी अन्वी खड़ी हुई और क्षितिज से बोली, आचार्य, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। उसकी बात सुनते ही क्षितिज मना करने ही वाला था कि तभी उसकी बहन मिहिका ने सिरनामे हिलाते हुए कहा, मैं किसी गैर मर्द को अपने पास नहीं बिठाऊंगी। वैसे भी जब से वो मुकाबले में क्षितिज से हारी थी, तब से उसके मन में क्षितिज से बदला लेने की आग लगी हुई थी। अचानक उसे ये मौका मिल गया था और वो अंदर ही अंदर काफी खुश हो गई थी। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा मौका उसे मिल सकता है। उसके ऐसा कहते ही क्षितिज ने शांत स्वर में सिरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं अन्वी, मुझे नहीं बैठना है, तुम आराम से बैठो। वैसे भी मेरी शिष्या खड़ी रहे और मैं बैठा रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात सुनते ही अन्वी उसके पास आ गई और साफ साफ ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं अपने गुरु को खड़ा रखकर खुद बैठ नहीं सकती। अन्वी की ये बात सुनकर मिहिका काफी हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी छोटी बहन को आखिर हो क्या गया है। लेकिन उसने वहां कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया और चुप रही। वैसे भी उसकी रुचि अब इस बात से ज्यादा उस चर्चा में थी जो नीचे होने वाली थी। तभी कुछ देर बाद युवराज मियांग की आवाज गूंजी। उसने कहा, राजकुमार क्षितिज मेरे दोस्त, अगर तुम खड़े रहोगे और मैं बैठा रहूंगा तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, वरना मैं चैन से बैठ नहीं पाऊंगा। उसकी बात सुनते ही क्षितिज ने हल्की मुस्कान के साथ मना करते हुए कहा, मामला ये है कि मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता। तुम एक युवराज हो और मैं एक साम्राज्य का साधारण राजकुमार। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन यहाँ मुझे अपनी हैसियत का ध्यान रखना होगा। उसकी ये बातें सुनकर युवराज मियांग को काफी गुस्सा आ गया था। उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए शांति से कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना अगर मैं खुद वहां आया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। एक युवराज और एक राजकुमार की ऐसी गहरी दोस्ती देखकर वहां बैठे बाकी 6 साम्राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां हैरान रह गए थे। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमार क्षितिज का दोस्त कोई और नहीं बल्कि महासाम्राज्य का युवराज मियांग है। अब मिहिका को अपनी बेवजह की बातों पर गहरा अफसोस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी उल्टी सीधी बातों की वजह से उसने युवराज के दोस्त को नाराज कर दिया है। लेकिन अब उसे यह भी पता था कि उसका कोई फायदा नहीं था। जब बातें उसके मुंह से निकल चुकी थी, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। वैसे तो मिहिका बचपन से ही युवराज मियांग से प्रेम करती थी, लेकिन आज तक उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसके सामने जाकर अपने दिल की बात कह सके। अब तो उसकी सारी उम्मीदें भी टूट चुकी थी, क्योंकि उसने अनजाने में ही युवराज मियांग के सबसे करीबी दोस्त यानी राजकुमार क्षितिज के बारे में भला बुरा कह दिया था। वहीं राजकुमार क्षितिज को अपने पास आता हुआ न देखकर युवराज मियांग खुद अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था और सीधे उसके पास आ पहुंचा था। वहां पहुंचते ही उसने क्षितिज का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम केंद्र क्षेत्र में आ गए हो तो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन गए हो। तुम पहले भी मेरे दोस्त थे और अब भी मेरे दोस्त ही रहोगे। वैसे तो मुझे पता है कि ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम चाहे जितना भी हमसे दूर भागने की कोशिश करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे।
उसकी ये बातें सुनते ही क्षितिज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उसने सिर नामे हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं मियांक, बात ऐसी है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आर्यन और प्रियंका भी हैं। अब इतने लोगों को तुम अपने पास बैठाओगे तो वहां तुम्हें खुद बैठने की भी जगह नहीं बचेगी। उसकी इस बात पर मियांक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो। जैसे ही क्षितिज ने यह सुना वो हल्का सा हंस पड़ा और बोला, मुझे भाव खाने की आदत नहीं है, मैं तो एक सीधा सादा इंसान हूँ, जहाँ जगह दिखी वहीं बैठ जाऊंगा। उन दोनों को इस तरह आपस में नोकझोंक करते हुए देखकर खुद आर्यन और प्रियंका भी युवराज मियांक के कक्ष की ओर बढ़ गए थे, क्योंकि वे दोनों भी काफी देर से खड़े खड़े थक चुके थे। वैसे तो वे ज्यादा थके नहीं थे, लेकिन लगातार खड़े रहना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही मियांक ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी थी। उसने सिर हिलाते हुए क्षितिज से कहा, देखो, तुम्हें आना है तो आओ, वरना मत आओ। मैं, आर्यन और प्रियंका तो जा रहे हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ने ही वाला था कि क्षितिज ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे जबरदस्ती ले ही जाना चाहते हो तो मैं भी जरूर आऊंगा। चलो तुम्हारा कक्ष ही देख लेते हैं। जैसे ही क्षितिज को जाते हुए देखा, अन्वी ने उसे रोकते हुए बड़ी खुशी से पूछा, क्या गुरुदेव, मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? उसके ऐसा कहते ही क्षितिज ने युवराज मियांक की ओर देखा, मानो उसकी इजाजत लेने के लिए ही रुक गया हो। मियांक ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? सबसे पहले हम दोनों दोस्त हैं, उसके बाद मैं युवराज हूं और तुम राजकुमार। अगर दोबारा मेरी इजाजत लेने की कोशिश की तो मैं सच में मार दूंगा। ये सुनते ही क्षितिज मुस्कुरा उठा था। उसने इशारे से अन्वी की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी खुद मियांक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जल्दी से आओ हमारे साथ। तुम्हारा आचार्य थोड़ा गधा है, उसके मुंह से बात जल्दी नहीं निकलती, इसलिए तुम उसके इशारों को समझ लिया करो। उसकी ये बात सुनते ही अन्वी खुशी के मारे उछलती कूदती युवराज मियांक के कक्ष की ओर चल पड़ी थी। वहां पहुंचते ही अन्वी और क्षितिज दोनों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। वैसे तो अन्वी जानती थी कि युवराज मियांक का कक्ष बहुत बड़ा है, लेकिन आज तक उसने उसे अपनी आंखों से देखा नहीं था। वहां लगभग 10 दासी और दास उनकी सेवा में हाजिर थे। वहीं नीचे राजाधिराज भानु प्रताप जी दरबार में पधार चुके थे। उन्हें देखते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। जब भानु प्रताप जी अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए तो उन्होंने हाथ के इशारे से सभी को बैठने का संकेत दिया था। लेकिन जैसे ही भानु प्रताप जी की नजर ऊपर अपने बेटे पर पड़ी, वे काफी हैरान हो गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमार क्षितिज और उनका बेटा एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उन्हें भीतर से बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और राजकुमार क्षितिज को साथ बैठा देखा था। आखिरकार ये उन्हीं की सलाह थी कि उनका बेटा राजकुमार क्षितिज से दोस्ती करे। उन्होंने अपने बेटे को काफी समय तक राजकुमार क्षितिज के साथ रहने दिया था। वैसे जब उनकी बहन को राजकुमार क्षितिज और उसके परिवार के बारे में पता चला था, उससे पहले ही वे लगभग 1 साल तक क्षितिज के बारे में जानकारी जुटा चुके थे। उन्होंने अपनी चाल बहुत धीरे धीरे चली थी। हालांकि इस चाल के पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन चाल तो आखिर चाल ही होती है। उसमें किसी न किसी भावनाओं के साथ खेल हो ही जाता है। इसलिए चाहे चाल अच्छी हो या बुरी, उसमें कोई ना कोई अच्छा इंसान जरूर फंस जाता है। कुछ देर बाद राजाधिराज जी ने कहा, आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सभी के सामने मनोरथ साम्राज्य का तहे दिल से केंद्र क्षेत्र में स्वागत करता हूँ। उनकी ये बात सुनते ही पूरे दरबार में तालियों की गूंज फैल गई थी। हालांकि सभी साम्राज्यों में से सिर्फ एक ही पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष सच में खुश दिखाई दे रहा था। बाकी सभी पक्षों के चेहरों पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्हें मनोरथ साम्राज्य के केंद्र क्षेत्र में आने से कोई खुशी नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आगे चलकर उन्हें सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि गहरा अभिमान भी होने वाला था। तो इसी के साथ क्षितिज की कहानी का तीसरा पड़ाव यही समाप्त होता है। अगले पड़ाव में आप क्षितिज की जिंदगी में आने वाली उलट पुलट को जानेंगे। उसकी 6 बहनों में से 2 और बहनें भी उससे मिलने वाली हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सामने आएगा, इसलिए जुड़े रहिए ब्रह्मांड का रक्षक से, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज का दिन खास था, जब मध्य क्षेत्र के एक साम्राज्य को केंद्र क्षेत्र में प्रवेश देने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा था। अपने छोटे से राज्य के जलकर राख हो जाने से लेकर यहाँ पहुंचने की अपनी पूरी यात्रा को याद करते हुए और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए क्षितिज अपने दादाजी विक्रमादित्य को सम्मान प्राप्त करते देख रहा था। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो खुशी से भर उठा। कुछ समय वहां ठहरने के बाद सभी लोग मनोरथ साम्राज्य की ओर प्रस्थान करने लगे। उन्हें वहां जाकर अपनी जनता को ये बताना था कि अब वो मध्य क्षेत्र का नहीं बल्कि केंद्र क्षेत्र का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही कुछ ही दिनों में उनके लिए
आध्यात्मिक ऊर्जा की विशेष व्यवस्था भी की जाने वाली थी। जब ये समाचार मनोरथ साम्राज्य में पहुंचा तो वहां की जनता खुशी से झूम उठी। शुरुआत में उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका साम्राज्य सीधे केंद्र क्षेत्र का साम्राज्य बन जाएगा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनका राजकुमार कोई साधारण राजकुमार नहीं है, वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इसी विश्वास के साथ जनता ने जोर जोर से तालियां बजाई और उत्साह मनाना शुरू कर दिया। वहां जश्न की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि दूसरी ओर अमृत सागर महासाम्राज्य के केंद्र क्षेत्र में एक 3 उंगलियां कटा हुआ व्यक्ति गुस्से में अपना हाथ जोर जोर से पटक रहा था। उसे ऐसा करते देख क्षितिज की ही उम्र का एक लड़का वहां आया और उसे रोकने लगा। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? अपने हाथ को यूं पटक पटक कर क्यों खराब कर रहे हो? मुझे पता है आप इतने नाराज क्यों हैं, लेकिन हर चीज हमारे हिसाब से ही हो ये जरूरी तो नहीं। आप उस अभय सिंह के गुस्से को अपने हाथ पर क्यों निकाल रहे हो? उसका परपोता राजकुमार क्षितिज केंद्र क्षेत्र में शामिल हो गया है, लेकिन उससे इतना डरना क्यों? मेरे हिसाब से तो वो अभी तारांगण स्तर से आगे नहीं निकला होगा। आपको क्या लगता है कि वो अपने परदादा का बदला लेने के लिए हमारे पास आ जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो हम ही उसके सामने जाकर उस पर हमला कर देंगे। वैसे भी आपकी जितनी शक्ति है उतनी किसी के पास नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो सपनोल्लास महासाम्राज्य के राजा धीराज के पास भी नहीं। हम जब चाहेंगे तब उस पर हमला कर उसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए ये सब छोड़िए और शांत हो जाइए। उस लड़के की बातें सुनकर 3 उंगलियां कटे उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, युवराज श्रीपद, मुझे पता है कि आप मुझे समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जब वो खबर मिली थी तब आपका चेहरा भी देखने लायक था। जो चेहरा आप अभी दिखा रहे हैं वो आपका असली चेहरा नहीं है। आपके भीतर जो पीड़ा है वो मुझसे भी अधिक है। आखिर क्यों ना हो, आपके बराबरी का एकमात्र योद्धा राजकुमार क्षितिज है। जितना उसका नाम बढ़ेगा उतना ही आपको दुख होगा। शायद इसी कारण आप मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को शांत नहीं कर पा रहे। अपने परदादा की ये बात सुनते ही श्रीपद के भीतर छिपा संशय गुस्से के रूप में प्रकट हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी ने उसके मन की स्थिति को इतनी आसानी से पहचान लिया। लेकिन उसके उग्र रूप को कुछ देर तक देखने के बाद राजा धीराज अभिषेक जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उन्हें यही डर था कि कहीं उनका परपोता शांत तो नहीं हो गया, कहीं वो साधु बनने की कगार पर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन अब जाकर उन्हें सुकून मिला था जब उन्होंने उसे गुस्सेल रूप में देखा। हालांकि जब वो गुस्से में वहां खड़ा था तभी वहां एक औरत आती हुई दिखाई दी। वैसे तो उसकी शक्तियां भी आकाशगंगा स्तर की प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे की सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती। जैसे ही वो वहां पहुंची और उसने श्रीपद को इतना क्रोधित देखा, वो हैरान रह गई। आते ही उसने आश्चर्य से कहा, श्रीपद, मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम यूं ही गुस्सेल बने रहोगे तो कभी इस धरती को जीत नहीं पाओगे। तुम्हें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। इस दुनिया पर राज करने वाला कोई भी योद्धा गुस्से में रहकर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें इस संसार को जीतना है तो सबसे पहले अपने क्रोध पर विजय पानी होगी। मुझे पता है तुम क्यों गुस्सा हो, लेकिन सिर्फ उस खबर पर क्रोधित होने से क्या हासिल होगा? जिस दिन तुम्हारा सामना राजकुमार क्षितिज से होगा उस दिन अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल लेना। तब तुम्हारे भीतर का ये क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। उनकी ये बातें युवराज श्रीपद को भी सही लगी। उसने निराश भाव से अपनी गर्दन झुका दी और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। उसे यूं सिर झुकाते देख वो औरत उसके पास आई और उसकी ठुड्डी को हाथ से ऊपर उठाते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुका सकते। तुम यहाँ राज करने के लिए पैदा हुए हो। एक राजा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता और न वो दूसरों को अपने सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर देता है। उनकी ये बात सुनते ही उस लड़के ने सिर हाँ में हिला दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही वो औरत 3 उंगलियां कटे उस व्यक्ति के पास गई और उसे गले लगा लिया। ये दृश्य देखकर राजा धीराज अभिषेक जी की हालत खराब हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो औरत स्वयं आगे बढ़कर उन्हें इस तरह गले लगा लेगी। वैसे तो उन्हें पता था कि वो औरत उनसे प्रेम करती है, लेकिन खुद आकर गले लगाना उनके लिए कुछ ज्यादा ही अप्रत्याशित था। हालांकि अभिषेक जी को दूसरों की चीजों में हमेशा ही विशेष रुचि रही थी, इसलिए उन्हें इसमें आनंद आना स्वाभाविक था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके रेशमी बालों की सुगंध लेते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा अभय सिंह अब भी जीवित है। ये सुनते ही उस औरत ने अभिषेक को जोर से दूर धकेल दिया और गुस्से में बोली, उसका नाम मत लो। मैं अभी यहां तुम्हारे साथ हूं और वो भी उसी की वजह से है। अगर उसने मुझसे ईमानदारी से प्रेम किया होता तो शायद आज हम साथ होते, लेकिन उसकी गद्दारी के कारण मैंने उसका साथ छोड़ दिया।
अब दोबारा उसका नाम लेकर मेरा मूड खराब मत करना। ऐसा कहकर वो औरत अभिषेक जी की बाहों में छुप गई, मानो कोई उसे उठाकर ले जा रहा हो। कुछ क्षणों बाद अभिषेक जी ने उससे कहा, सेजल, आपके और अभय सिंह के बीच ऐसा क्या हुआ था कि आप आज भी उससे इतनी नाराज हैं? आप इतनी क्रोधित हो चुकी हैं कि उसके दुश्मन के साथ रहने लगी हैं? तुरंत ही सेजल ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो दोबारा ऐसा सवाल मत पूछिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ अभय सिंह को ही पता है। मैं उस बुरे पल को फिर से याद नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन मैं उसकी हार जरूर देखना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम अभय सिंह को सीधे मुकाबले में हरा सको, लेकिन तुमने सपनुल्लास महासाम्राज्य के बाहरी क्षेत्र में जो किया था, उसी वजह से मैं तुम्हारी सच्ची प्रशंसक बन गई। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक जा सकते हो। जब तुमने उस औरत को मारा था, तब जो सुकून मुझे मिला था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। हालांकि तुम्हारी वो योजना बेहद खतरनाक थी। शायद आज तक उस औरत का बदला लेने के लिए अभय सिंह उस घटना को याद करके तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाया होगा। ये सुनकर अभिषेक जी ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें मैं अकेला शामिल नहीं था, बहुत से लोग थे, और उनमें सबसे बड़ा धोखा देने वालों में तुम पहले स्थान पर थी। अगर उस दिन तुम वहां आकर उसे भावनात्मक रूप से कमजोर न करती, तो शायद वो उस औरत को मारने ही नहीं देता। उस समय वो ब्रह्मांड योद्धा बन चुका था, लेकिन तुमने उसे भावनाओं के जाल में इस कदर बांध दिया कि वो पूरी तरह पागल हो गया। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। उस दिन तुम्हारे बेटे की कुर्बानी के लिए मुझे खेद है, लेकिन जो भी होता है किसी न किसी अच्छे कारण से ही होता है, इसलिए यही समझकर उसे भूलने की कोशिश करो। जैसे ही सेजल को अपने बेटे की याद आई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अचानक समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या न करे। तभी अभिषेक जी ने उसे फिर से अपने गले लगाते हुए शांत स्वर में कहा, बस अब मैं दोबारा उसका नाम नहीं लूंगा, गलती मेरी थी। दूसरी ओर सपनोल्लास महासाम्राज्य के केंद्रीय क्षेत्र में दो व्यक्ति घूम रहे थे, जो देखने में काफी वृद्ध प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरों पर बुढ़ापे की स्पष्ट छाप थी, लेकिन उनकी शक्ति असाधारण थी। वो दोनों लंबे समय से इस इंतजार में थे कि कब उन्हें केंद्र क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। जब अंततः उन्हें यह अवसर मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सपनोल्लास महासाम्राज्य पर हमला हुआ था, उसी दौरान वो दोनों चुपचाप केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। उस समय वहां के रक्षक पूरी तरह अपने साम्राज्य की रक्षा में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मनोरथ साम्राज्य भी अब केंद्र क्षेत्र में शामिल हो चुका है। उन दोनों के चेहरों पर ऐसी खुशी छा गई थी जो देखने लायक थी, लेकिन उस खुशी को देखने वाला कोई नहीं था। वैसे भी जिस व्यक्ति से उन्होंने ये खबर पूछी थी, वो नकारात्मक पक्ष का था। उस खबर को बताते समय उसे भीतर से काफी पीड़ा हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों की उम्र और भाव को देखा, वो बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। उधर दोनों बूढ़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पहले बूढ़े ने दूसरी बुढ़िया से कहा, रीना जी, आप तो काफी मुस्कुरा रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मनोरथ साम्राज्य के केंद्र क्षेत्र में शामिल होने की खबर सुनकर इतनी शांत हैं। क्या आपको सच में यकीन हो रहा है? इस पर उस बुढ़िया ने हल्के से मुक्का मारते हुए कहा, आप अब भी उतने ही अजीब हैं। इतनी उम्र हो गई, लेकिन आपका मजाकिया अंदाज अब तक नहीं बदला। लेकिन नीलेश जी, मुझे पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वैसे भी अभय सिंह का परपोता हमें क्यों पहचानेगा? उनकी बात सुनकर आचार्य नीलेश मुस्कुराए और बोले, अगर वो सच में अभय सिंह का परपोता हुआ तो वो सब कुछ सुनेगा भी, हमें पहचानेगा भी, और अपने परदादा की मौत का बदला भी जरूर लेगा। ये सुनकर आचार्य रीना हैरानी से बोली, लेकिन क्या आपको पक्का पता है कि अभय सिंह सच में मर चुका है? क्योंकि मैंने सुना है कि वो जिंदा है और राजकुमार क्षितिज के साथ ही घूम रहा है। इस प्रश्न पर आचार्य नीलेश ने शांति से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह संभव ही नहीं है। अभय सिंह जिंदा नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था। जो एक बार मर चुका हो, वो दोबारा कैसे जीवित हो सकता है? उसके लिए तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अगर वो सच में जीवित होता तो अब तक उन राक्षसों से अपना बदला जरूर ले चुका होता। वो कभी अभिषेक को अमृत सागर महासाम्राज्य का राजाधिराज बने नहीं रहने देता। सबसे पहले तो वो सेजल की बच्ची को मार देता। एक पत्नी होकर किसी दूसरे गैर मर्द के साथ रहना, ये सोचते ही उसका खून खौल उठता। हाँ, मैं मानता हूं कि वो स्वभाव से शांत था, लेकिन इतना भी शांत नहीं कि उसके सिर के ऊपर से सब कुछ गुजर जाए। आखिर कौन सा मर्द अपनी पत्नी को किसी और की बहू बनते देखकर भी
चुप रह सकता है। अगर खून नहीं खौले तो वो मर्द ही क्या। उस बूढ़े के गुस्से और भावनाओं को देखकर आचार्य रीना ने उसे शांत कराते हुए कहा, अब शांत हो जाइए, जो हो गया वो हो गया। अब उस पर गुस्सा करने से आपको क्या मिलेगा। इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम राजकुमार क्षितिज से मिले, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अब असली लड़ाई अपने परदादा के अधूरे युद्ध को पूरा करने की है, तब उसे हमारे साथ की जरूरत पड़ेगी, किसी और की नहीं। वैसे अभी वो काफी कमजोर है, लेकिन वो अभय सिंह का परपोता है। उसकी शक्तियों को बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस उसकी रक्षा करनी होगी। जो हम अभय सिंह के समय नहीं कर पाए थे, अब वही हम पूरा करेंगे। उनकी बातों पर सहमति जताते हुए उस बूढ़े ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोनों अपने ड्रैगन पर सवार होकर मनोरथ साम्राज्य की ओर उड़ चले। उधर दूसरी ओर अभय सिंह की बहन प्रियंका जी, आर्या जी और उनके भाई वीर जी मनोरथ साम्राज्य में पहुंच चुके थे। जब उन्हें ये खबर मिली कि उनके परपोते ने केंद्र क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तभी से आर्या जी को चैन नहीं मिल रहा था। उनकी जिद के कारण ही सबको वहां आना पड़ा। जैसे ही वो पहुंचे, क्षितिज का चेहरा खुशी से खिल उठा। वहीं अभय सिंह अपनी दोनों बहनों और अपने भाई को गले लगाते हुए मुस्कुरा दिया। कौन है आचार्य नीलेश और आचार्य रीना जी? क्या वो सच में क्षितिज की सहायता करने आए हैं या उनके आने के पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आर्या जी को जब ये खबर मिली कि उनके परपोते ने केंद्र क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तभी से आर्या जी को शांति नहीं मिल रही थी। उनकी जिद के कारण सबको मजबूरन वहां आना पड़ा था। वहां पहुंचते ही क्षितिज भी खुश हो गया था। वहीं अभय सिंह अपनी दोनों बहनों और भाई को गले लगाते हुए खुशी से मुस्कुरा रहे थे। वहीं आर्या जी ने मुस्कुराते हुए क्षितिज की पीठ थपथपाई और शाबाशी देते हुए कहा, मुझे काफी खुशी हो रही है कि तुम इतना आगे बढ़ चुके हो। सच कहूं तो मुझे इतनी जल्दी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर तुम इसी तरह तरक्की करते रहे तो हमारे खानदान में सबसे जल्दी शक्तिशाली बनने वालों में तुम्हारा नाम ही आएगा। उन्होंने आगे कहा, वैसे अभी भी तुम ही सबसे आगे हो और शायद आगे भी तुम ही रहोगे, लेकिन एक बात साफ कह दूं कि अब बहुत सारे दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं। केंद्र क्षेत्र के मानकों के हिसाब से तुम अभी काफी कमजोर हो और तुम्हारे साम्राज्य की हालत उससे भी बदतर है। इसलिए मेरी नजर में जरूरी है कि तुम और तुम्हारे साम्राज्य के योद्धा जल्द से जल्द शक्तिशाली बनो। उनकी बात सुनते ही क्षितिज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। अगर किसी साम्राज्य की किसी बुजुर्ग से मेरी गलती से दुश्मनी हो गई और उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने लायक कोई वजह मिल गई तो समझ लीजिए हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उनकी बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी एक सेवक वहां आ पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और किससे कहे, लेकिन क्षितिज ने उसे देखते ही अपनी ओर बुलाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम किसे खोज रहे हो? उसके पूछते ही सेवक ने प्रणाम किया और कहा, बात यह है कि दो बुजुर्ग आपको खोजते हुए यहाँ आए हैं, क्या मैं उन्हें आपके पास भेज दूं? ये सुनते ही क्षितिज हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वे किसी साम्राज्य के बुजुर्ग हो। यदि ऐसा हुआ तो अभी आर्या जी की कही बात सच साबित हो जाएगी। यही सोचकर वो और भी सतर्क हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, जो भी हो उन्हें यहाँ भेज दो। उसके आदेश देते ही सेवक चला गया और थोड़ी ही देर में उन दोनों बुजुर्गों को साथ लेकर लौट आया। लेकिन जब क्षितिज ने उन्हें ध्यान से देखा तो वे उसे सातों साम्राज्यों में से किसी के भी बुजुर्ग नहीं लगे। वो और उलझन में पड़ गया। कुछ पल बाद क्षितिज ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मैं आपको नहीं जानता, फिर भी हमारे साम्राज्य में आपका स्वागत है। लेकिन क्षितिज की बात सुनकर वे दोनों नाराज होने के बजाय मुस्कुराए। एक दूसरे की ओर देखते हुए उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें पूरा यकीन था कि यह अभय सिंह का ही परपोता है। इसकी बातों में जो तहजीब है वही इसकी सच्चाई साबित करती है। उनकी ये बात सुनते ही क्षितिज समझ गया कि वे उसके परदादा के किसी परिचित हैं। ये सोचते ही वो और सतर्क हो गया, क्योंकि उसके परदादा के परिचितों में दुश्मनों की संख्या कम नहीं थी। उसके चेहरे की उड़ती हुई रंगत देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। खुद क्षितिज को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। इसलिए उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग मेरे परदादा जी को कैसे जानते हैं? उसके सवाल पर रीना जी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आवाज आई, वे दोनों मेरे आचार्य हैं और मुझे उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये सुनते ही क्षितिज पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है।
कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और फिर हैरानी से पीछे की ओर देखने लगा। जैसे ही सामने आया व्यक्ति दिखाई दिया तो आचार्य रीना जी और आचार्य नीलेश जी की आंखें हैरानी से फैल गई। दोनों के मुंह से एक साथ आवाज निकली, क्या अभय सिंह, तुम जिंदा हो? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन तुम तो मारे गए थे, है ना? उनके इस सवाल पर अभय सिंह ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यह काफी लंबी कहानी है, इसके बारे में मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताइए कि आपको कैसे पता चला कि क्षितिज ही मेरा परपोता है? इस पर आचार्य नीलेश जी ने शांत स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हुई थी उस दिन हम दोनों भी तुम्हारे साथ ही थे, लेकिन तुमने हमें छुप जाने को कहा था। इसी वजह से हमें यह भी पता था कि तुम्हारा एक बेटा था जो सपनुल्लास महासाम्राज्य के बाहरी क्षेत्र में रह गया था। जब हमने उसका पता लगाया तो हमें यह समझने में देर नहीं लगी कि क्षितिज कौन है। उनकी बातें अभी चल ही रही थी कि तभी वहां आर्या जी पहुंच गई। जैसे ही उनकी नजर आचार्य नीलेश जी और आचार्य रीना जी पर पड़ी तो वे खुशी से चहक उठी और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। आचार्य नीलेश जी, आचार्य रीना जी, आप दोनों यहाँ? आपको देखे हुए तो कितने साल हो गए, लेकिन आप दोनों तो आज भी वैसे ही जवान लग रहे हैं। आर्या जी की बात सुनकर दोनों आचार्यों ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्या, तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी हमें बचपन से दिखाई देती आई हो। न बड़ी हुई हो न छोटी, बस उम्र बढ़ी है। तुम्हारी होशियारी, तुम्हारी चंचलता, सब कुछ आज भी वैसा ही है। यही वजह है कि हमें गर्व है कि तुम हमारी शिष्या रही। आचार्य नीलेश जी और आचार्य रीना जी की ये बातें सुनकर आर्या जी खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वे उनकी तारीफ कर रहे हैं या उन्हें हल्की सी डांट सुना रहे हैं। फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। उसी के साथ वे सभी उन दोनों आचार्यों को अंदर ले गए। भीतर पहुंचते ही वे सभी से मिले। वैसे भी वहां मौजूद अधिकतर लोग उनके ही शिष्य थे। सभी से मिलने के बाद आचार्य नीलेश जी ने सबके सामने क्षितिज से कहा, मैं यहाँ सिर्फ क्षितिज के लिए आया हूँ। मैं उसकी भलाई के लिए आया हूँ, क्योंकि अब उस पर हमला करने के लिए बहुत सारे शत्रु आगे आने वाले हैं। अगर वो इस स्थिति में उनके सामने खड़ा हो गया तो अब तक तय किया गया उसका सारा सफर भी व्यर्थ हो सकता है। उनकी बात सुनकर बाकी लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सच में क्षितिज पर अनगिनत शत्रुओं के हमले हो सकते हैं। तभी आचार्य रीना जी ने कहा, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम आ गए हैं तो उसे ऐसी तकनीकें जरूर सिखाएंगे जो आने वाले युद्धों में उसके काम आएंगी। फिर से युद्ध की बातें सुनकर क्षितिज हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या करना सही होगा और क्या नहीं। इसी वजह से उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। वैसे भी मुझे कुछ नया सीखना हमेशा अच्छा लगता है। उसकी बात सुनते ही दोनों आचार्य काफी खुश हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज इतनी आसानी से मान जाएगा, क्योंकि आमतौर पर कोई भी इतनी जल्दी सहमति नहीं देता। दोनों ने शांति से सिर हिलाते हुए कहा, हमें बहुत खुशी है कि हमें तुम्हारे जैसा शिष्य मिलेगा। इतना कहकर वे शांत हो गए। दूसरी ओर अभय सिंह भी बेहद खुश थे, क्योंकि उनके अपने गुरु ही अब क्षितिज के भी गुरु बनने वाले थे। उनकी खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलक रही थी। सच कहें तो क्षितिज से मिलने के बाद ये पहली बार था जब वे इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। कुछ देर तक वे समझ ही नहीं पाए कि अपनी खुशी कैसे जाहिर करें। फिर सिर हिलाते हुए बोले, मुझे बेहद खुशी है कि मेरा परपोता भी मेरे ही आचार्य की देखरेख में तकनीकें सीखेगा। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलो क्षितिज, मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी ही तरह एक अच्छे और काबिल योद्धा बनोगे। इतना कहने के बाद सभी लोग इधर उधर हो गए। आचार्य नीलेश जी के साथ आचार्य रीना जी भी वहां से चल पड़ी। क्षितिज के पीछे पीछे चलते हुए वे उसके महल तक पहुंचे, लेकिन वहां रुके बिना उसके साथ महल के पीछे बने बगीचे में आ गए। बगीचे के केंद्र में एक विशाल मैदान बना हुआ था। उस मैदान को देखकर दोनों आचार्य काफी खुश हो गए। तब क्षितिज ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए आचार्य नीलेश जी और आचार्य रीना जी। मैं आज से तन मन से आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आप जो भी आदेश देंगे, जो भी सिखाएंगे, उसके लिए मैं आज से ही आपका आभारी रहूंगा। उसकी बात सुनते ही दोनों आचार्य अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्षितिज इतनी समझदारी भरी बातें कहेगा। तब आचार्य नीलेश जी ने शांत स्वर में कहा, आज से मैं तुम्हें तलवार तकनीकों के बारे में सिखाऊंगा। अभी तक तुमने केवल आग्नेय आयुध तकनीक ही तलवार तकनीक सीखी है। उन्होंने आगे कहा,
लेकिन किसी भी तलवार को सही तरह से समझने और चलाने के लिए मूलभूत ज्ञान सबसे जरूरी होता है। अगर तुम्हें कुछ भी सीखना है तो पहले उसकी नींव मजबूत करनी होगी। जब तुम मूल बातें सीख लोगे तब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमसे सारी तकनीकें बहुत आसानी से सीख लोगे। उनकी बातें सुनकर क्षितिज ने सहमति में सिर हिला दिया। आखिर वो जानता था कि अगर ये सब अभी नहीं सीखा तो आगे चलकर सीखने का मौका शायद न मिले। इसके बाद आचार्य नीलेश जी ने उसे तलवार तकनीक का पहला पड़ाव सिखाना शुरू किया, जिसमें तलवार को पहचानने और उसे सही रूप से समझने की तकनीक समझाई गई। क्षितिज को इस तकनीक को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो शायद आधे ही दिन में इसे पूरी तरह समझ गया था। इसके बाद जब वे लोग दूसरे पड़ाव में पहुंचे तो वहां तलवार को महसूस करने की तकनीक शुरू हुई, जिसमें बिना छुए तलवार की प्रेजेंस को समझना था। लेकिन इस तकनीक को सीखने में भी उसे अधिक समय नहीं लगा। उसकी ये काबिलियत देखकर दोनों आचार्य बेहद हैरान हो गए। उन्हें लगा था कि शायद क्षितिज को इसे सीखने में 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन उसकी तीव्र समझ और क्षमता उन्हें चौंका रही थी। दोनों ने निश्चय कर लिया कि जब भी अभय सिंह से मिलेंगे तब उसे इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। आखिरकार उसका परपोता उनसे भी आगे निकल चुका था। उसी के साथ उन्होंने क्षितिज को तलवार तकनीक के तीसरे स्तर की ट्रेनिंग देना शुरू किया। इस स्तर में उसे तलवार को अपने हिसाब से चलाना था। आचार्य नीलेश जी ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए कहा, मुझे इस तकनीक को सिखाने में काफी खुशी हो रही है। ये तकनीक मैंने तुम्हारे परदादा को सिखाई थी। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद के स्तर मैंने कभी उसे नहीं सिखाई, क्योंकि उसे और आगे सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो खुद ही धीरे धीरे आगे सीखता गया। इसी वजह से उसे किसी आचार्य की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी ये बातें सुनकर क्षितिज हैरान हो गया और उनसे पूछ बैठा, इसका मतलब क्या आचार्य, मेरे परदादा ने आगे किसी अकादमी में प्रवेश नहीं लिया? आचार्य नीलेश जी ने शांति से उत्तर दिया, जहां तक मुझे जानकारी है शायद नहीं। ये सुनकर क्षितिज को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है, लेकिन उसने किसी बात की चिंता किए बिना शांत स्वर में कहा, तो आचार्य नीलेश, क्या आप मुझे सभी तलवार तकनीकों और उनके स्तर के बारे में सिखाएंगे? आचार्य नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, जितना समय मिलेगा उतना तुम्हें सिखाते रहेंगे। तुम चिंता मत करो, बस हम जो सिखाएंगे उसे सीखते चलो। इस पर आचार्य रीना जी ने क्षितिज से कहा, वैसे तो मैं तुम्हें ग्रुप तकनीकों के बारे में भी सिखाने वाली हूँ। पहले आचार्य नीलेश जी से तीसरे स्तर की तकनीक सीख लो, फिर मैं तुम्हें आगे की तकनीक सिखाऊंगी। ये सुनकर क्षितिज हैरान और खुश दोनों हो गया। वो तकनीकों का भूखा था और हर नई चीज सीखने को उत्साहित रहता था। मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग मुझे और भी एक तकनीक सिखाएंगे। तभी आचार्य नीलेश ने हल्के से उसे टपली मारते हुए कहा, इस छोटी सी खुशी में इतना मत उड़ो, अभी तुम्हें तलवार तकनीक के तीसरे स्तर के बारे में ही जानकारी लेनी है। उसकी बात सुनकर क्षितिज ने सिर हिलाया। वैसे भी वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहने वाला था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कोई उच्चतम तकनीक सीख रहा हो या फिर न्यूनतम। ये शत्रु कौन है जो क्षितिज पर हमला करने वाले हैं? क्या उसकी नई तकनीकें उन्हें सामना करने में सक्षम बनाएंगी? क्या है अभय सिंह की मौत का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM पर।